अभी ना हमें ना कार्डियक साइकिल पढ़ना है, ठीक है। बट उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक रह रहा था, उसे कवर कर लेते हैं। कार्डियक साइकिल पढ़ने से पहले ये इधर कार्डियक साइकिल दे रखी है, क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि कट रही होगी स्क्रीन। पर उससे पहले ये पढ़ना है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। जो ये लिखा है यही है गीता का सार, ठीक है। यही लिखा है, यही हमारे लिए सत्य है और कुछ भी नहीं है। सॉरी। देयर आर ओनली टू नोडल टिश्यू इन हार्ट, ठीक है। हमें पता है कि हार्ट के अंदर 4 कंडक्टिंग रीजन्स हैं, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, पर्किंजी फाइबर्स, ठीक है। बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देयर आर ओनली टू नोडल टिश्यूज, ठीक है। नोडल टिश्यू मतलब नोड्स, नोड्स 2 ही हैं। और ये बात सच भी है, एसए नोड और एवी नोड। एसए की फुल फॉर्म है एट्रियोसाइनल और एवी की फुल फॉर्म है एट्रियोवेंट्रिकुलर। एट्रियोवेंट्रिकुलर और साइनोएट्रियल, ठीक है। तो जो नोडल टिश्यू है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही हैं, और ये 2 ही जो नोडल टिश्यू है इन्हीं के पास कैपेसिटी है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की। जो एक्शन पोटेंशियल है वो सिर्फ और सिर्फ नोडल टिश्यू ही जनरेट कर सकता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो सिर्फ और सिर्फ नोडल टिश्यू जनरेट कर सकता है। बट बाकी के जो अगर बात करें, जो बंडल ऑफ हिस है और पर्किंजी फाइबर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इन नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन यही लिखी हुई है, ओनली एंड ओनली दीज नोडल मस्कुलेचर हैज एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस दैट इज ऑटो एक्साइटेबल, ठीक है। तो सिर्फ जो नोडल टिश्यूज हैं एसए नोड और एवी नोड, सिर्फ ये 2 ही मेन हमारे कंडक्टिंग पार्ट्स हैं हार्ट के जो कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं। बाकी जो बंडल ऑफ हिस हैं और पर्किंजी फाइबर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्शन पोटेंशियल को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ऐसे नोड के फंक्शन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या दे रखे हैं। प्रेजेंट राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है। जो हमारे पास ये हार्ट है, ये रहा हार्ट। जो राइट एट्रियम है ऊपर वाला, उसके राइट मोस्ट कॉर्नर पे एसए नोड है। फिर इस राइट एट्रियम के ही लेफ्ट कॉर्नर पर, लेफ्ट लोअर कॉर्नर पर हमारा एवी नोड है, ठीक है। बट जो एसए नोड है वो तो यहाँ पर है एकदम टॉप पे, ठीक है, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे। बट जो एवी नोड है ना वो हमारा जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है ना, ऊपर वाला एट्रियो जो कि थिन रहता है, उसके लोअर रीजन में, ठीक है। चारों चैम्बर्स के जंक्शन पे नहीं है, उससे थोड़ा ऊपर है। तो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है प्रेजेंट इन लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे, राइट एट्रियम का लेफ्ट कॉर्नर या उसके लोअर पार्ट पर ये प्रेजेंट रहता है, क्लोज टू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। अभी मैंने पीछे एक लाइन बोल दी थी ये इंटर एट्रियल सेप्टम है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम नहीं है, ठीक है। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास है बट प्रेजेंट ऑन इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। अगर डायग्राम बनाए ना तो ये जैसे लेफ्ट हमारा राइट एट्रियम है, यहाँ पर एसए नोड प्रेजेंट है और एवी नोड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इंटर एट्रियल सेप्टम के ऊपर और क्लोज टू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। बट चारों चैम्बर्स की जंक्शन पर नहीं होता और एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम पे प्रेजेंट नहीं होता। एसए नोड पर वापस आते हैं। इट कैन जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स, बिल्कुल सही, 72 टू 75 है, बट एनसीईआरटी में 72 लिखा हुआ है, इसीलिए इसे हम पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। बट अगर एसए नोड काम करना बंद कर दे, ठीक है, वो अरेस्ट हो जाए एकदम, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बंदा मर जाएगा। हमारे पास 2 नोडल टिश्यू है, ठीक है, एसए नोड और एवी नोड। अगर एसए नोड काम करना बंद कर दे तो अभी एवी नोड पड़ा हुआ है, ठीक है। एसए नोड की कैपेसिटी है 72 बीट्स पर मिनट, ठीक, और जो एवी नोड की कैपेसिटी है वो है 40 बीट्स पर मिनट। तो अगर इंसान का एसए नोड काम करना बंद कर देता है तो वो इमीडिएटली मरेगा नहीं, ठीक है।
क्योंकि ऐसे नोट का काम क्या है, 72 बीट्स पर मिनट जनरेट करना। तो इंसान की 72 बीट्स तो पर मिनट पर जनरेट नहीं हो पाएंगी, बट उसका एवी नोट तो भी काम कर रहा ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ 40 बीट्स पर मिनट ही जनरेट कर पाएगा। ठीक है, वो इंसान इमीडिएटली नहीं मरेगा, वो तड़प तड़प के मरेगा। ठीक है, वो पल पल मरेगा। और अगर मान लो एवी नोड ही खराब हो गया तो अब इंसान गया। मान लो ऐसे नोड काम कर रहा है, एवी नोड काम नहीं कर रहा, तो एक्शन पोटेंशियल तो ऐसे नोड से एवी नोड तक ही आ रहा है ना। अब एवी नोड ही काम नहीं करेगा तो ट्रांसमिट क्या करेगा? तो ये जनरेट करे ऐसे नोड या ना करे, तो कोई उस केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि आगे तो ट्रांसमिट हो ही नहीं रहा ना। ठीक है, तो जो ऐसे नोड है वो पेस मेकर ऑफ हार्ट है। ठीक है, और इसका एक सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे नोड से एवी नोड से एवी बंडल, जहां फिर बंडल ऑफ हिस, फिर बंडल ऑफ हिस से परकिंजी फाइबर्स पे। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिंग कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। बिल्कुल सही, पेस मेकर है, इनिशिएट भी यही करता है, और मतलब जो बोलते हैं ना, मेंटेन या फिर रेगुलेट, ये सब सब काम ऐसे नोट करता है। हेंस इट इज कॉल्ड पेस मेकर ऑफ हार्ट। ठीक है, तो जो मेन हमारा कंडक्टिंग पार्ट है ना, मेन जो नाम से पता चल रहा है ऐसे नोड जो पेस मेकर है, जो मेजर फंक्शन होगा वो ऐसे नोड का ही होगा, जैसा कि इस लाइन में लिखा हुआ है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग, इनिशिएट तो ऐसे नोड ही करता है, एंड मेंटेन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एक्शन ऑफ हार्ट। अब आगे आते हैं एवी नोड पर, एट्रियम वेंट्रिकुलर सेप्टम पे। प्रेजेंट इन लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम क्लोज टू इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के क्लोज, बट उसके ऊपर नहीं, उसके मतलब एट्रोवेंट्रिकुलर के ऊपर प्रेजेंट नहीं होता, उसके लेवल से थोड़ा ऊपर, इंटर एट्रियल सेप्टम के ऊपर। ठीक है, और राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका काम होता है, एनसीईआरटी में लिखा कि 40 बीट्स पर मिनट जनरेट कर सकता है। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका काम और सिर्फ ट्रांसमिट करना होता है न्यूरल इंपल्स को। नेक्स्ट देखते हैं बंडल ऑफ हिस। कॉन्टिन्यूस फ्रॉम एवीएन, मतलब एवी मतलब एट्रोवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड। ठीक है, ये एवी नोड है, एवीएन लिखा है इसको, ऐसे ही ऐसे नोड को हम SAN भी लिख सकते हैं, और लिखा जाता है, और यही लिखा हुआ मिलेगा। बंडल ऑफ हिस कंटिन्यूस फ्रॉम एवीएन, एवी नोड थ्रू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, मतलब अब उसके लेवल से नीचे आ जाता है, वेंट्रिकुलर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम को क्रॉस करके वेंट्रिकुलर साइड में आ जाता है बंडल ऑफ हिस, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एवी बंडल है। ठीक है, एनसीईआरटी ने बंडल ऑफ हिस को एवी बंडल का नाम दे रखा है। continues from bundle of his continues from AVN through interventricular septum and divides at the top of interventricular septum into left and right bundle। ठीक है, हमने जो डायग्राम वैसे हम बुक में देखते हैं उसमें नीचे जाके डिवाइड कर रहा होता है और फिर ऊपर आ रहा होता है, बट ये ऊपर से डिवाइड करना शुरू होता है और जड़ों की तरह फैल जाता है पूरे वेंट्रिकल्स में एक्चुअल में। ठीक है, बट जो हमने डायग्राम देख रखा है वो नीचे आके फिर डिवाइड होना शुरू होता है, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये ऊपर से डिवाइड करता है रूट्स की तरह और टर्मिनेट करता है परकिंजी फाइबर्स में। ठीक है, तो ये इंटरएट्रियल सेप्टम के लेवल से ही डिवाइड करना शुरू कर देता है, जैसा कि लिखा हुआ है, एंड डिवाइड्स एट द टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इनटू लेफ्ट एंड राइट बंडल। ठीक है, जिसे लोग बंडल ऑफ हिस बोलते हैं। This branches give rise to minute fibers throughout the ventricles called Purkinje fibers। ठीक है, परकिंजी फाइबर का इन्होंने जिक्र कर रखा है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। तो ये था कनेक्टिंग पार्ट। इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि नोडल टिश्यू दो ही है, और सिर्फ नोडल टिश्यू के पास ही कैपेसिटी होती है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल। ठीक है, स्टार्ट करेंगे इनिशियल पोजीशन से, जब राइट एट्रियम के अंदर ब्लड भरना शुरू होता है। ठीक है, जब हम राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली हम लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल को भी कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि चारों चैम्बर्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट में। ठीक है, और ये इकट्ठा ही होता है, जब राइट वेंट्रिकल का होता है तभी लेफ्ट वेंट्रिकल का भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो जो कार्डियक साइकिल है ना, वो हार्ट बीट जैसे हमने पढ़ा 72 बीट्स पर मिनट, तो एक मिनट में दिल 72 बार धड़कता है। तो जो एक बीट है उसका टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा 0.8 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड, तो 60/72,
0.8 सेकंड आ गया। तो उसके अंदर पहले 0.1 सेकंड में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वेंट्रिकल बढ़ जाएगा। अगले 0.3 सेकंड तक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। फिर अगले ये 0.4 सेकंड हो गए, फिर नेक्स्ट 0.4 सेकंड्स तक दोनों के दोनों डायस्टोल होंगे, मतलब डायलेट होंगे या फिर रिलैक्स रहेंगे या फिर उनके अंदर ब्लड बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें पता चलता है कि जो सिस्टोल है, एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल, वो इकट्ठा नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि अगर इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो हार्ट जब रिलैक्स होगा तो वो खाली हो जाएगा और एयर कैविटी भरने के चांसेस बढ़ जाएंगे इस केस के अंदर। क्योंकि इकट्ठा अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो हार्ट खाली हो जाएगा, बट हमें खाली कुछ भी नहीं छोड़ना। जैसे हमारा जो लंग्स है, लंग्स पे पूरे खाली नहीं छोड़ सकते, कोलैप्स हो जाएंगे। रेजिडुअल वॉल्यूम होता है उसके अंदर 1200 ml, ठीक है। वैसे ही हम हार्ट को भी खाली नहीं छोड़ सकते, इसीलिए जॉइंट कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, बट जॉइंट डायस्टोल पॉसिबल है, ठीक है। जब हम एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर पॉइंट, जैसे पूरी साइकिल 0.8 सेकंड की है तो एट्रिया 0.1 सेकंड तक कॉन्ट्रैक्ट रहता है और 0.7 सेकंड तक रिलैक्स्ड फॉर्म में रहता है। वैसे अगर वेंट्रिकल की बात करें तो वेंट्रिकल एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद कॉन्ट्रैक्ट होगा 0.3 सेकंड के लिए और बाकी के 0.4 सेकंड के लिए वो रिलैक्स्ड रहेगा। 0.4 नहीं, बाकी के 0.5 सेकंड्स के लिए वो रिलैक्स्ड रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा 0.1 सेकंड के लिए, फिर 0.3 सेकंड के लिए वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर 0.4 सेकंड के वो जॉइंट डायस्टोल में रहेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। जॉइंट डायस्टोल पॉसिबल है बट जॉइंट सिस्टोल पॉसिबल नहीं है। जब हम कार्डियक साइकिल की बिगनिंग करेंगे तो वो जॉइंट डायस्टोल से ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में एट्रिया में ब्लड भर रहा है, हम उसी को कंसिडर कर रहे हैं। सबसे बिगनिंग में क्या हो रहा है, पूरा हार्ट हम मान के चलते हैं खाली पड़ा है, एट्रिया में ब्लड भर रहा है, ठीक है, राइट एट्रियम के अंदर। इन द बिगनिंग ऑल द चैम्बर्स आर इन रिलैक्स स्टेट, ठीक है। खाली नहीं होते बट हम मान के चलते हैं खाली है। तो भरने के टाइम सबसे पहले एट्रियम में ब्लड भरेगा, ठीक है। तो उस केस के अंदर एट्रियम में ब्लड भर रहा ना, तो एट्रिया रिलैक्स स्टेट में है। अब वेंट्रिकल में ब्लड तो नहीं गया अभी, तो वेंट्रिकल भी रिलैक्स स्टेट में ही होंगे। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट तभी करेंगे ना जब उसके अंदर ब्लड होगा, अभी तो खाली पड़ा है, तो जॉइंट डायस्टोल इन एक्शन में। अब जब एट्रिया के अंदर ब्लड भर रहा है तो जो उसका राइट एट्रियम के अंदर भर रहा है अभी, तो जो बाइकस्पिड वॉल्व है, जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, वो खुला हुआ है, ठीक है। तो जैसे जैसे पूरे तरह से नहीं खुला हुआ, मान लो खुला ही हुआ है, तो एट्रिया में ब्लड आ रहा है, साथ ही साथ वेंट्रिकल में भी थोड़ा बहुत ब्लड जा रहा है। ब्लड फ्रॉम वेना कैवा एंटर इनटू राइट एट्रिया थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये नहीं लिखा, एक सेकंड, थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे कर दिया है। ब्लड फ्रॉम वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा एंटर्स इनटू राइट एट्रिया विद ओपन ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व खुला है, पार्शियली खुला है, ठीक है। तो जो ब्लड आ रहा है वो वेंट्रिकल में भी थोड़ा बहुत जा रहा होगा और एट्रिया भी भर रहा होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों जॉइंट डायस्टोल में है, ठीक है। डायस्टोल मतलब डायलेट, दोनों डायलेट हो रहे हैं। वैसे ही जैसे अभी बात, जैसे मैंने भी बोला था ना, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं, वैसे ही लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल की बात कर रहे होंगे। ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन कहाँ से आती है, लंग्स से आती है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरीज आती है राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ। ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन एंटर इनटू लेफ्ट एट्रिया विद ओपन बाइकस्पिड या फिर माइट्रल वॉल्व, ठीक है। सेमिलुनर वॉल्व्स इस स्टेट में अभी बंद है, ठीक है। क्यों बंद है, क्योंकि जो अभी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व खुले हुए हैं, ठीक है, वेंट्रिकल्स भर रहे हैं अभी, ठीक है। और ये सेमिलुनर वॉल्व्स तब खुलेंगे जब हमें वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कराना होगा, ठीक है। और उस केस के अंदर ऊपर वाले वॉल्व्स बंद हो जाएंगे और नीचे वाले खुल जाएंगे, ताकि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लड फ्लो कराए डोर्सल एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। और बैक फ्लो ना हो पाए ब्लड का, इसीलिए ट्राइकस्पिड वॉल्व बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाएंगे और सेमिलुनर वॉल्व्स खुल जाएंगे, ताकि ब्लड फ्रंट डायरेक्शन में फ्लो कर सके। बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। अब अभी तक जॉइंट डायस्टोल हो रहा था, ठीक है, दोनों इकट्ठे, मतलब डायस्टोल थे, रिलैक्स स्टेट में थे। अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा 0.1 सेकंड तक, ठीक है।
तो अभी ब्लड वेंट्रिकल में भी भर रहा था, एट्रियम में भी भर रहा था। तो वेंट्रिकल में ब्लड तो नॉर्मली जा रहा था, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जिस रेट से ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में जा रहा था उसका रेट बढ़ जाएगा। और कितने परसेंट से बढ़ जाएगा? 30% से। यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, दैट इज एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, अभी डिस्क्रिप्शन के दौरान मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बट जैसे जैसी एक्टिविटी राइट वाले पार्ट की कर रहा हूँ ना मैं हार्ट की, वैसे वैसे लेफ्ट वाले पार्ट की भी और साइमल्टेनियसली चलती जा रही है। तो मतलब दोनों एट्रिया को कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बट हम डिस्कस सिर्फ राइट वाले का कर रहे हैं। दिस इंक्रीजेस ब्लड फ्लो इनटू वेंट्रिकल्स बाय 30%। ठीक है, अभी जो ट्राइकस्पिड वॉल्व्स थे वो खुले हुए थे, तो वेंट्रिकल्स में ब्लड तो जा ही रहा था, बट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा था उसका रेट 30% से बढ़ जाएगा। ठीक है, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से दिस इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो इनटू वेंट्रिकल्स बाय 30%। 30% एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन है, डेटा है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वेंट्रिकल भर गया, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, बट जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा उस टाइम पर जो ऊपर वाले ट्राइकस्पिड वॉल्व हैं वो क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, और ऊपर से ब्लड तो आ ही रहा है ना बिना केवा से, तो एट्रिया डायस्टोल हो जाएगा। ठीक है, तो और एट्रिया रिलैक्सेट में आ जाएगा, वो भरना शुरू हो जाएगा फिर से। ऊपर वाले वॉल्स बंद हो जाएंगे, नीचे वाले खुल जाएंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लड का फ्लो फर्दर डायरेक्शन में हो जाएगा। अब AVN and AV bundle conducts action potential, ठीक है, to ventricular side from where bundle of his transmit it through entire ventricular musculature। अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ? क्योंकि SA नोड जनरेटेड एक्शन पोटेंशियल। वैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए AV नोड AV बंडल पर किंजी फाइबर को एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसमिट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वेंट्रिकल सिस्टोल होगा। ठीक है, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल चलेगा 0.3 सेकेंड्स तक। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल चलेगा 0.3 सेकेंड्स तक। ठीक है, और जो एट्रियल सिस्टोल था ये चला था 0.1 सेकेंड तक। ठीक है, अब जब ये सिस्टोल हो रहा होगा तो उस टाइम पर जो एट्रिया है वो डायलेट हो रहे होंगे। एट्रियल डायस्टोल मतलब डायलेशन, सिस्टोल का मतलब सिकुड़ना, डायस्टोल मतलब डायलेट होना, कोइंसाइडिंग विद वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो मतलब जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा होगा उस टाइम पर एट्रियल डायस्टोल हो रहा होगा। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होने की वजह से वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ा तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और ब्लड आगे जाना चाहिए। अब अभी हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व खुले हुए थे और जो हमारे सेमिनल वॉल्व्स थे वो बंद थे। अब सवाल ये उठता है कि पहले ऊपर वाले वॉल्व्स बंद होंगे या फिर पहले नीचे वाले वॉल्व्स खुलेंगे? पहले ऊपर, अब पहला केस हो सकता है कि ऊपर वाले बंद हो जाएं और नीचे वाले खुल जाएं। दूसरा केस हो सकता है नीचे वाले खुल जाएं ऊपर वाले बंद हो जाएं। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पहले ऊपर वाले बंद होंगे। ठीक है, और फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से नीचे वाले जो हमारे वॉल्व्स हैं सेमिनल वॉल्व्स उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और वो फिर खुलेंगे और ब्लड आगे डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगा। फर्स्ट ट्राइकस्पिड एंड माइट्रल मतलब बाइकस्पिड वॉल्व्स क्लोजेस, पहले ऊपर वाले वॉल्व्स क्लोज होंगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया, मान लो कि नीचे वाले पहले खोल दिए और ऊपर वाले तो खुले ही हुए हैं, तो जब ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बैक फ्लो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए जब ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल पूरा अच्छे से भर जाता है ना जब, ठीक है, तो तब हम ऊपर वाले वॉल्व्स बंद कर देते हैं ताकि और ब्लड नीचे ना आए। ठीक है, और एट्रिया का जो उसका वॉल्यूम है वो ब्लड से भरता जाए। ठीक है, नेक्स्ट राउंड के लिए ऊपर वाले वॉल्व्स बंद कर दिए ट्राइकस्पिड वॉल्व, नीचे वाले खुलते हैं, प्रेशर फर्दर बढ़ता है जब कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, और फिर ब्लड पंप हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी में जो कि लंग्स की तरफ जाती है। तो पहले ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद होंगे और फिर सेमिनुलर वॉल्व ओपन होंगे जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वेंट्रिकुलर का प्रेशर फर्दर बढ़ेगा। वेंट्रिकुलर डायस्टोल मतलब डायलेट। अब कॉन्ट्रैक्शन हो गया, इसके बाद क्या होगा? वेंट्रिकल्स डायलेट होंगे और पीछे जो एट्रिया है वो तो डायलेट हो ही रहा है।
वेंट्रिकल डायस्टोल या फिर वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीजेस। कॉन्ट्रैक्शन के बाद वेंट्रिकुलर डायलेट होने लगा, उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्स फॉलोड बाय ओपनिंग ऑफ ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड वॉल्स बाय प्रेशर इन द एट्रिया। जैसा ऊपर हुआ था कॉन्ट्रैक्शन के टाइम, सेम उसका रिवर्स हो जाएगा। उस टाइम पर पहले ऊपर वाले वॉल्स बंद हुए थे और नीचे वाले खुले थे। अब क्या होगा, पहले नीचे वाले बंद हो जाएंगे और फिर ऊपर वाले खुल जाएंगे। ठीक है, अब जब डायलेट हो रहा है तो उसका रिवर्सल हो जाएगा। नीचे वाले वॉल्स से सेमिलर वॉल्स पहले वो क्लोज होंगे और फिर ऊपर वाले खुलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर नीचे वाले खुले हुए हैं और ऊपर वाले भी खोल दिए तो ब्लड तो सीधा नीचे चला जाएगा, और आर्टरी में भी ब्लड काफी हाई प्रेशर से जा रहा है, वो भी बैक फ्लो ना कर जाए, हार्ट में वापस ना आ जाए, उसका प्रेशर मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे वाले बंद कर दिए। ठीक है, क्लोजर ऑफ सेमिलर वॉल्स, ताकि ब्लड बैक फ्लो ना हो पाए, और ऊपर वाला खोल दिया ताकि वो फर्दर बढ़े और उसके ऊपर प्रेशर बढ़ने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन फिर से हो जाए। ठीक है, तो ये पूरी थी हमारे पास कार्डियक साइकिल। एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दे रखा है, उसको देख लेते हैं एक बार। वन कार्डियक साइकिल की बात करें तो सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। तो एक कार्डियक साइकिल में चारों चैम्बर्स का कॉन्ट्रैक्शन भी होता है और डायस्टोल भी होता है। अगर इनिशिएट करें तो सबसे पहले एट्रिया में ब्लड आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा 0.1 सेकंड तक, फिर 0.3 सेकंड तक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल चलेगा। उस मीन वाइल में एट्रिया जो है वो डायस्टोल पे रहेगा, और फिर जॉइंट डायस्टोल आ जाएगा 0.4 सेकंड के लिए। ठीक है, और जो वेंट्रिकल है वो 0.5 सेकंड के लिए डायस्टोल में रहते हैं। हार्ट बीट सेट बाय पेसमेकर, पेसमेकर कौन है? एसए नोड, इज 72 बीट्स पर मिनट। ठीक है, जिसकी वजह से ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकंड। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम की अगर बात करें, जब ब्लड पंप, अब देखो जो वेंट्रिकुलर है ना, उसका वॉल्यूम रहता है 120 ml। ठीक है, अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो 70 ml जो ब्लड है उसे बाहर निकाल देता है। स्ट्रोक का मतलब क्या होता है? स्ट्रोक जब हम क्रिकेट के देखते हैं तो मतलब शॉट मारना। ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम है तो मतलब बाहर निकाल दिया ना। ठीक है, शॉट मार के, स्ट्रोक मार के बाहर निकाल दिया। तो एक कॉन्ट्रैक्शन में एक वेंट्रिकल जितना ब्लड बाहर निकालता है उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, और वो है हमारे लिए, हार्ट के लिए 70 ml। तो स्ट्रोक वॉल्यूम की डिफाइन देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन अ कार्डियक साइकिल 70 ml। जो वेंट्रिकल है उसका एक्चुअल वॉल्यूम है 120 ml। ईच कॉन्ट्रैक्शन पर 70 ml वो बाहर निकाल देता है, 50 ml उसके अंदर पड़ा रहता है। ठीक है, और फिर जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बाकी का 70 ml उसके अंदर वापस फिर से बढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो 70 ml है हर वेंट्रिकल के लिए। पर वेंट्रिकल स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml है। जब एक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो 70 ml ब्लड को एक बार में इजैक्यूलेट करता है। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट का मतलब है कि एक मिनट में हार्ट कितना ब्लड पंप कर लेता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हार्ट क्या कर रहा है? बॉडी से ब्लड ले रहा है और बॉडी को दे रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो हम अभी सिर्फ एक ही वेंट्रिकल की बात करेंगे इस केस के अंदर, कार्डियक आउटपुट के अंदर। ठीक है, दोनों वेंट्रिकल की बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जो बॉडी की तरफ ब्लड जा रहा है वो तो एक ही वेंट्रिकल से जा रहा है ना। जो दूसरा वेंट्रिकल ब्लड पंप कर रहा है वो तो लंग्स की तरफ जा रहा है, लंग से भी तो हार्ट में वापस ही आ रहा है। तो जो कार्डियक आउटपुट है उसकी डिफाइन क्या है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल, हर एक वेंट्रिकल के लिए, मतलब पर वेंट्रिकल। ठीक है, क्योंकि जो बॉडी की तरफ वॉल्यूम जा रहा है ना वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल से ही जा रहा है, और वही हमारे लिए कार्डियक आउटपुट है। कार्डियक आउटपुट वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड पर वेंट्रिकल इन अ मिनट। ठीक है, तो हमें पता ही है वेंट्रिकल जो है एक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर 70 ml ब्लड रिलीज करता है, जिसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम एक मिनट की बात करें तो 72 टाइम्स हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, 72 टाइम्स ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से अगर हम पर मिनट कार्डियक आउटपुट निकालें तो 72 इंटू 70 कर देंगे तो 5000 ml आ जाएगा। तो हमारा जो कार्डियक आउटपुट है इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 70 ml इंटू हार्ट रेट 72 बीट्स पर मिनट। ठीक है,
तो इनको मल्टीप्लाई करने पर 7 6 49 02 है, 2 की वजह से राउंड ऑफ करने पर 5000 ml हमारे पास कार्डियक आउटपुट आ गया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्डियक आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, और ऑप्शन में स्ट्रोक वॉल्यूम भी दे देगा, हार्ट रेट भी दे देगा। तो आंसर बोथ ऑफ द अबव आंसर चला जाएगा, ठीक है। योगा स्ट्रोक वॉल्यूम। पेस मेकर हमारा ऐसे नोड है, 72 बीट्स पर मिनट सेट करता है। ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड है। स्ट्रोक वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल, ठीक है। चाहे वो स्ट्रोक वॉल्यूम की बात कर रहा हो, चाहे वो कार्डियक आउटपुट की बात कर रहा हो, पर वेंट्रिकल के लिए मेजरमेंट ली गई है, दोनों वेंट्रिकल्स की बात नहीं करेगी, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज एनसीईआरटी में लिखी है कि स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट कैन बी ऑल्टर्ड एंड हेंस कार्डियक आउटपुट। मतलब कार्डियक जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है और जो हार्ट रेट है, ये दोनों को हम ऑल्टर कर सकते हैं। और हमें पता है कि जो कार्डियक आउटपुट है इट इज डिसाइडेड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो इसकी वजह से कार्डियक रेट को भी ऑल्टर किया जा सकता है, ठीक है। और ये कौन करता है? ये मेडुला करता है। मेडुला के हमने फंक्शन पढ़े थे, CRG, कार्डियक और रेस्पिरेटरी, और जी से गैस्ट्रिक। इन तीनों की जो एक्टिविटीज है उनको रेगुलेट करता है। कैसे? जैसे अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, तो जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल मेड्यूला, उसके अंदर से एपिनेफ्रिन या फिर एड्रिनलिन और नोरेपिनेफ्रिन या फिर नोरएड्रेनालिन रिलीज होगा, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर इसको डिक्रीज करना है तो उसके लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। तो कार्डियक साइकिल में इतना ही था बस, ठीक है। और अब इसका छोटा सा पार्ट रह गया है, वो हम अब एनसीईआरटी से ही कवर कर लेंगे।